अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। और आपको जो मीठी ईद है ये बहुत मुबारक हो। आज ईद का पहला रोज़ है और आज 24 स्पेशल की जो टीम है वो ईद मनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि गवर्नर हाउस की ईद कैसे होती है, क्या होती हैं सरगर्मियाँ यहाँ पर। और गवर्नर पंजाब, मौजूदा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और उनकी जो मिसेस हैं, यानी मैं बात कर रही हूँ मिसेस परवीन सरवर साहिबा की, वो कैसे ईद मनाते हैं और गवर्नर हाउस की ईद कैसे होती है, इस पे आज सारी गुफ्तगू होगी। यानी आपको समझ आ गई प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। बगैर टाइम वेस्ट किए गेस्ट की तरफ देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत ही शुक्रिया पहले तो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक और शुक्रिया इस चीज़ का कि 24 स्पेशल की टीम को आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया। बहुत ही लोग एक्साइटेड होते हैं जब हम बात करते हैं ना किसी पर्सनैलिटी की, किसी मिनिस्टर की, किसी गवर्नर की, किसी MNA MPA की, तो वो होता है कि ईद कैसे मनाई जाती है। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे ईद कैसे मना रहे हैं, कैसे मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से अपने तमाम भाई बहनों को जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ईद मुबारक। मेरी ईद और हमारी फैमिली ईद जो है ना, एक कॉमन जिस तरीके से लोग मनाते हैं उसी तरह मनाते हैं। मैं गांव में, हमारा एक वर्किंग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था और जिस तरीके से हम उस वक्त ईद मनाते थे, बरतानिया में चले गए, वहाँ भी उसी सादगी के साथ मनाई। गवर्नर बन गए तो उसी सादगी के साथ मनाई। बल्कि मेरी ये पहली ईद है जिसमें कोविड-19 की वजह से, या पिछली ईद पे हम यहाँ पर जो हमारे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, डिसेबल्ड हमारे बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनके साथ नहीं मनाए। वरना हमारी तो सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश होती है कि ईद, हम चूँकि हमारे बच्चे बरतानिया में रहते हैं, हम उनके साथ ईद नहीं मना सकते, तो हम ये जो हमारे कौम के बच्चे हैं उनके साथ ईद मनाएं। लेकिन चूँकि अब कोविड-19 की वजह से बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए बहुत लिमिटेड लोग जो हैं ईद मिलन कहने के लिए। आपके बारे में मशहूर है कि चैरिटी जो है आप दोनों बहुत ज़्यादा करते हैं और जैसे कि हमने देखा कि आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जब से आप गवर्नर। और मैं इस बात पे भी आऊँगी कि पहली गवर्नर जब थे तब कितना डिफरेंस था, आप में कितना डिफरेंस है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि बरतानिया की ईद में और पाकिस्तान की ईद में क्या डिफरेंस है, कितना फ़र्क है? वहाँ का ये सब खाना हम खुद बनाते हैं और सब फैमिली मिलकर अपनी अपनी डिशेज बना के एक ही घर में हम इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ ये होता है कि खाना बना देता है, पर हमारा वही होता है, एक टाइम पे खाना बनता है इस बारे में, वो हम दोपहर को वही खाते हैं, उसकी भूख होती है, दोबारा शाम को वही खाना हम दोबारा खा लेते हैं। सेम खाना इसलिए क्योंकि ज़बरदस्त, इसलिए क्योंकि मैं समझती हूँ जो हमारे मुलाजिम हैं उनकी भी ईद है, उनको भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, वो ईद के लिए जाएँ, ईद पड़े तो थोड़ा सा वो भी अपनी ईद की खुशियाँ मना लें। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं उनको इतना टाइम भी दें। एग्जैक्टली ये तो चले आपने बड़ी अच्छी बात की, लोगों को पता भी नहीं था अक्सर, लेकिन अब पता चल गया। कोशिश ये होती है कि हमारा जो मैक्सिमम स्टाफ है उसे रिलीफ दिया, वो रिलीफ दे दे, वो छुट्टी कर लें। सिर्फ जो एक कुक जो है जितना उसकी ज़रूरत है, और शाम को तो बिल्कुल वो भी फ़ारग, जो खाना बना है दोपहर को वही शाम को हमने। अच्छा, खाने पीने की बात होगी, कोई मेन्यू डिसाइड होता है कि ईद है, ईद पे चांपे होंगी, कबाब होंगे, क्योंकि बड़ी ईद है ना, बड़ी ईद में तो सिर्फ गोश्त की बातें कर सकते हैं हम खाने की। तो कोई मेन्यू डिसाइड होता है इससे पहले कि जी ये पकेगा, ये मेहमान आ रहे हैं तो उनके साथ खाना? क्योंकि हमारा पता होता है उन्होंने कौन सा खाना इन्होंने खाना है, वो नॉर्मल डिशेज, पुलाव हो गया है, गोश्त वाला हो गया, थोड़ा सा स्टार्टर हो गया, इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, और इनको गुड़ वाले चावल बड़ी पसंद होती है, वो हम बनवा तो मेरे मुँह में पानी आ गया। तो इस तरह की चीज़ें वो बनती है और जो भी आता है उसी चीज़ें जो बनती है वो भी हमारे साथ मिलकर खा लेते हैं। ठीक है, हम जब त्योहारों की बात करते हैं तो हम खुशियों की बात करते हैं। ये एक बड़ा बेसिक सा सवाल था जो मैं जानना चाह रही थी, नहीं मैं आम लोगों से भी पूछना चाहूँगी, ऐसा क्यों है कि आप बरतानिया में रहें, वहाँ पे क्रिसमस मनाई जाती है, ईस्टर होता है, उसके 10-10, 15-15 दिन पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, त्यौहार होते हैं, तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पे लोग त्योहारों को पुरजोश तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जब ईद की बात की जाती है, हालांकि ये भी होना चाहिए, ईद बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए, मनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस तरीके से जोशो खरोश नहीं होता, सोकर गुजार दी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी हुआ जवानी में कि ईदें सो के गुजारी हैं, या परवाह नहीं है, अम्मी को कह दिया कि ठीक है कोई आएगा दोस्त तो ठीक है उठा देना वरना मैं सोया हूँ? नहीं, हमारे घर में हम अपने बच्चों को ईद पे तोहफा देते हैं, इसलिए ताकि उनको पता चले कि ये हमारी ईद है।
अगर उनको हमने टॉयस लेके देनी या कपड़े वगैरह जो पैसे दे रहे हैं हम उनको ईद पे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिसमस हो गई हमने क्रिसमस पे देना, सो वी कॉन्सेंट्रेट ऑन ईद। और उसके साथ साथ रमज़ान में भी मेरी कोशिश होती है, क्योंकि हमने इबादत करनी होती है, तो मैं रमज़ान से पहले अपना ईद का सूट पहले तैयार कर लेती हूँ। और इसी तरह दूसरी ईद आ जाए उसके लिए भी हम पहले कपड़े बना लेते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है नज़दीक जाके वो रश होगा। तो उन दिनों में फिर हम कोशिश करते हैं घर को साफ़ कर लें, चीज़ें तैयार कर लें, और हमें ये होता भी अगर पहले तैयारी हो जाए तो फिर हम वो वक्त अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। बच्चों को वीडियो कॉल करते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि बच्चे ज़ाहिर है यहाँ पर है नहीं ना। वीडियो कॉल हम बच्चों को रात को करते हैं जी। अच्छा। एक फ़ायदा हमें कि चूँकि वहाँ पर जब यहाँ रात के 12 बजे होते हैं, 11 बजे या 1 बजे होते हैं, तो वहाँ पर 4-5 घंटे का डिफरेंस आता तो उस वक्त बच्चे सोए भी नहीं होते, तो उनसे गपशप होती है। और ख़ासकर जब ईद होगी तो उस पे तो ज़रूरी बात हमने रात को की है उनसे कि भाई जो है ईद है और आपसे हम गपशप लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उनसे गपशप लगाते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि ईद, लेकिन ये कभी नहीं हुआ हमारी फैमिली में। बच्चे पहले थी, मेरा एक बेटा ज़रा थोड़ा सा लेजीनेस दिखा देते हैं अपना लेजीनेस, वो अपना लेट बैक है। ठीक है। तो ईद पढ़ लीजिए की है, गुनाह भी पढ़ेंगे तो की है सौ लीजिए आज छुट्टी हैगी है। लेकिन कभी भी हमारे एक दिन भी नहीं हुआ कि हमने बच्चों को कहा कि नहीं, ईद हम जब वहाँ पर भी थे तो उस वक्त भी बच्चों के साथ जाके नमाज़ पढ़नी है। बच्चों को ईद वाले दिन भी हम एक्टिव फैमिली के साथ वक्त जो है वो गुजारते हैं, और कभी मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी फैमिली के बच्चों ने भी कभी ईद ना पढ़ी। अच्छा, अब तो कोरोना आ गया है, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे फेज़ में से गुजर रहे हैं जहाँ पर हम लोग चाहकर भी अपने अपनों को जो है वो ज़्यादा इनवाइट नहीं कर सकते, मिलजुल नहीं सकते। मैं अगर यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस की बात करूँ, एक वर्ड यूज़ करना चाहूँ, तो वो शायद अप्रोप्रिएट होगा रादर देन सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि लोग अब फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर ये भूल गए हैं कि मिलना भी है नहीं, बातचीत तो रखनी है ना। आप अब जो ईद है नहीं, अभी तो आप टाइम दे रहे हैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ईद बताएंगे भी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन इसके पहले कोई इसके बाद में कोई स्केड्यूल डिसाइडेड है कि हम कुछ लिमिटेड लोगों से मिलेंगे? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि ये हमारे लिए 3 चैलेंज थे। पहला हमारा चैलेंज मवेशी मंडियों का थी कि वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे, और कोरोना जो एक बात तो बड़ी तय है ना, ये बीमारी इंसानों से इंसानों तक जाती है, और एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार करने से इस बीमारी में इजाफ़ा होता है। हमने देखा कि ईद उल फितर के मौके पे, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे वो ईद मिलन हो, तो उस पे हमने एहतियाती तदाबीर को जिस तरीके से अमल करना चाहिए था वो नहीं किया, और उसका नतीजा ये निकला कि आपने देखा कि 2-3 हफ्ते जिस तरीके से केसेस जो हैं वो शूट अप हुए हैं, और किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैं। तो इस दफ़ा हमने एहतियाती तदाबीर जो हैं मवेशी मंडियों में अपनी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार की हैं, और उसके बाद ईद के मौके पे भी काफ़ी लोगों ने अपना डिसिप्लिन जो है वो शो कर रहे हैं, शो किया है। और अब इसके बाद हमारा बड़ा चैलेंज मुहर्रम अल हराम है, मुहर्रम के महीने हैं, तो उस वक्त भी हमें अमाम बारगाहों में, मजलिसों में, अपने जुलूसों में, अगर हमने ये 3 चीज़ें, जो मेरा ख्याल है कि अगर हमने इस तरीके से इनको बिल्कुल प्रोटोकॉल को हमने मद्देनज़र रखा, तो इंशाअल्लाह फिर हमारा कोरोना को हम कह सकते हैं कि हम कोरोना से हमने निजात पा ली है, और अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मलिटी की तरफ हम लेके ठीक है। कोरोना से मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल एकदम याद आ गया कि आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, और टेलीमेडिसिन पे मैं पहले भी एक शो कर चुकी हूँ, बहुत सारे चैनल्स पे, नाज़रीन आपने भी शो देखा होगा। टेलीमेडिसिन का जो इनिशिएटिव है वो गवर्नर साहब ने लिया है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन सर, इसके साथ साथ जहाँ पर बहुत सारी तारीफ़ हो रही है और मुस्तहिक भी हैं आप, वहाँ पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं। और जो बिल्कुल सीधा आदमी है, देहात से आया है, गाँव से आया है, वो कहता है जी मैनू नहीं समझ आती, खून मिलाओ तो की करो। और दूसरी चीज़ ये कि तसल्ली नहीं होती लोगों को। अभी भी आप देखिए सरकारी अस्पतालों में इतना अच्छा सेटअप होने के बावजूद लोग सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं जिन्हें कोरोना है या कोरोना नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि शायद लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही, अभी टाइम लगेगा इस चीज़ को? मैं अर्ज़ करूँ जी कि ये एक नई चीज़ है। बरतानिया में हमने कोई मेरा ख्याल 15 साल पहले ये इंट्रोडक्शन करवाई थी इसकी टेलीमेडिसिन की, हेल्पलाइन की, और उससे हमने ये देखा था कि अस्पतालों के बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो गया था।
अब भी जो अगर आप उनसे फिगर्स लें, आज सुबह भी मैं गया हुआ था और टेली मेडिसिन सेंटर जो हमारा किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में है उसको मैंने देखा है, तो वहाँ पर माशाल्लाह हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं और उनको पूरी जो है पैनिक है ना। एक बंदे को तकलीफ़ है, उसको बता दिया कि भाई ये आप दवाई ले लें, पैरासिटामोल ले लें, पैनाडॉल ले लें, कोई इशू नहीं है, सीरियस नहीं है। तो आई वाज सरप्राइज़ को उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 3% या 2% लोगों को हमें हस्पताल रेफ़र करना पड़ता है। मेजॉरिटी जो है वो उससे मुतमिन हो जाती है, उनको वो जो भी उनको बताते हैं ये दवाई ले लो, तो वहाँ पर जो वीडियो लिंक के साथ वो एग्ज़ामिन भी कर लेते हैं। और उसमें एक बड़ा चैलेंज था कि जो हमारी ख़वातीन थी, बहनें थी, हमारी बेटियाँ थी, तो उनके लिए मुश्किल थी कि वो अगर मर्द डॉक्टर है और दूसरी तरफ तो अपनी जो हैं इश्यूज़ उनको प्रॉपर तरीके से, तो वो हमने पिंक जो है हेल्पलाइन कैंप की, जो सिर्फ ख़वातीन डॉक्टर्स वहाँ पर होती हैं। और उसके बाद मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे, फिर मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कैंप की, जो मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है लोगों को, वो वहाँ फ़ोन करते हैं। तो ये दिस हैज़ बिन ए वेरी सक्सेसफुल इनिशिएटिव और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अब दो चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आपने रेवोल्यूशन लाना है हेल्थ में और इस हेल्थ के निज़ाम को बेहतर करना है तो दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें टेली मेडिसिन सेंटर, जितना ज़्यादा हम इसको एक्सपांड करेंगे उतना ही लोगों की ट्रैफिक कम होगी, हस्पतालों में रश कम होगा और वो घर बैठे अपना जो है छोटी मोटी बीमारी है उसका इलाज कर। दूसरा जीपी सिस्टम इस मुल्क में बड़ा ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जीपी सिस्टम है। जीपी सिस्टम ये है कि हर जो भी सिटीज़न है आपका, हर फैमिली, उसका अपना एक फैमिली डॉक्टर होता है, तो वो रजिस्टर करता है अपने आप को, तो उसके पास फिर हर एक फैमिली की पूरी फाइल होती है और फिर हमेशा उसकी हिस्ट्री होती है। फिर उसके बाद जब भी कोई इशू होता है, अगर इमरजेंसी है तो फिर अस्पताल जाएगा, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो फिर अपने जीपी के पास जाएगा, डॉक्टर उसको चेक करेगा, अगर ज़रूरत होगी तो उसको दवाई दे के वहीं से घर भेज देगा, अस्पताल जाएगा ही नहीं वो। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो रेफ़र करेगा तो अस्पताल में एडमिट होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जो है इसको हमें यहाँ लाना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से पूछ लें ना, हमें पता है कि हम गैस वर्क करते हैं कि जी हेपेटाइटिस के हमारे, कोई कहता है 15% मरीज़ हैं, कोई कहता है 10% हैं, डायबिटीज़ के हमारे इतने हैं, दूसरे हार्ट इश्यूज़ वाले ये हैं। तो अगर हमारा भी बहुत ज़्यादा ना, हम छोटी छोटी चीज़ों पे सर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होगा कि रूरल एरियाज़ में हमारे डॉक्टर फिर अर्बन एरिया में नहीं भागेंगे। उनको पता है कि हर 20,000 की आबादी पे 4-5 डॉक्टर्स का एक क्लिनिक होना है, वहाँ उन्होंने जाना है, तो वहाँ डॉक्टर्स के क्लिनिक बन गएंगे। हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट मौजूद हैं, उनको हम एम्पावर कर सकते हैं, वहाँ उनको रिसोर्सफुल बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी आपने मुझे बल्कि बड़ी डिटेल में चीज़ें नाज़रीन को बताई होंगी। अब हम खाने पीने की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खाना, आपने बताया कि जब आप बरतानिया में होते हैं तो आप खाना पकाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सरवर साहब ने कहा हो कि आज किचन में जो है वो मैं हेल्प आउट करूँगा, या मैं खाना पकाता हूँ, या मैं आज कुछ ट्राई करने वाला हूँ? दिस कैन बी ए ड्रीम। मेरे ख्याल साहब ने खाना कभी नहीं बनाया, बल्कि चाय भी एक दफ़ा उन्होंने बनानी थी लंदन में। अच्छा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया भी मैं कितने टी बैग्स डालूँ और कितना पानी डालूँ। अच्छा, आपने कभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो 1997 में, तो ज़ाहिर है कि फिर वहाँ पर अपना फ्लैट लिया और उसमें मैं रहता था। तो शाम को खाना वाना तो मैंने कभी भी घर नहीं बनाया वहाँ पर। 13 साल में रहा हूँ, बाहर से खाना है, या जो हाउस ऑफ कॉमन्स की वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े अच्छे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ खाना है, या किसी रेस्टोरेंट में जाके। घर में सिर्फ चाय बनानी आती थी, और चाय बनानी भी मैंने पूछा कि भाई मुझे बताओ वो जो है वो लेनी है, केटल लेनी है, उसका प्लग लगाना है, कितनी उसमें चीनी, उसमें जो है वो पत्ती डालनी है, पानी, ये वो। तो मैं चाय अब बना लेता हूँ, ये एक मेरे पास। ये अच्छी बात है, चाय भी, क्योंकि चाय उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कभी नहीं। अच्छा, बच्चों में से किसी को शौक है, किसी बेटे ने कभी ये कहा हो कि आज जो है वो किचन में अम्मा के साथ है कुछ, कभी? इसलिए कि जो बच्चे सारे काम करते हैं, किसी को ऐसी वो काम करते हैं ना, काम जब इंसान काम करता है तो उनके लिए टाइम नहीं होता। कभी कभार इतवार वाले दिन हो सकता है साथ शॉप या खड़े हो गए होंगे अपनी वाइफ के साथ। नहीं, वो भी मुझ पे ही हैं सारे। हाँ, सिर्फ चाय तक है। लेकिन चाय बहुत बड़ी चीज़ है, चाय भी बनाना आजकल जो है वो बहुत मेहनत लगती है क्योंकि मुझे पता है काम से घर पे जाना। और चाय भी मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज़ों वाली चाय, हम भी अंग्रेज़ों वाली चाय वहाँ लोग बनाते हैं। पानी गर्म कर लेते हैं, उसमें फिर एक पत्ती डाल देते हैं
ना वो चाय पीने को जी चाहता है ना कोई। लेकिन वहाँ पर जो मेरी वालदा आज भी जब मैं जाता हूँ वहाँ पर तो जो नाश्ता मेरी वालदा बनाती है देसी। वो वैसा नाश्ता मैं कहीं एंजॉय नहीं करता। उन्होंने आमलेट बनाना है, आमलेट भाई बड़ा मज़ेदार होता है। फिर जो चाय उन्होंने बनानी है, चाय उन्होंने चैनक में डालनी है, उसको दम करना है, उसके ऊपर चिकोज़ी उसको बोलते हैं, चिकोज़ी उस पर रखनी है, उसके फिर उसको बनाना है। तो उसका अपना ही एक और है। माँ के और हाथ दूसरा की यह है खाने कि में तो वहाँ पर वैसे ही- यूके में सबसे बड़ा मेरा इशू वहाँ पर ये था कि वहाँ पर जो चाय में दूध ठंडा डालते हैं, वहाँ ये रवाज नहीं है। लेकिन मैंने हाउस ऑफ कॉमन में भी जो हमारे वेटर और वहाँ पर कुक थे उनको ट्रेन कर लिया था कि दम कैसे देना है और किस तरीके से चाय जो है, क्योंकि चाय अगर अच्छी बनी मैं एंजॉय करता हूँ, वरना वो पत्ती डाल के दे दें तो मेरा पीने को जी नहीं। ठीक है, ये हमने खाने पीने की भी बात की, चाय की भी बात की, और नाजरीन मज़ीद बातें भी करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि ईद का मौका है। ईद पर वैसे ही दिल चाहता है कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन इसके साथ साथ हम गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और चौधरी सरवर साहब से भी पूछेंगे, उनकी मिसेस से भी पूछेंगे कि कोरोना से जहाँ पर लोग भूख अफलास का शिकार हो रहे हैं, वहाँ पर ये चैरिटी का भी काम कर रहे हैं। तो हम हमारे शो में जानने की कोशिश करते हैं कि सीखा क्या है। ठीक है, अब गुफ्तगू जो है वो बड़ी मज़े की हो रही है और हमने जो है मज़ीद इसमें चार चांद लगाने हैं क्योंकि हमारे बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट हैं। लेकिन ब्रेक जो है वो लाजमी है। ब्रेक यहाँ पर लेती हूँ और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पूछेंगे कि ईद से मुताल्लिक क्या क्या तैयारियाँ होती हैं या क्या क्या किया जाता है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ और हुआ ये कि मैंने एक रोटी ख़रीदी, ये मैं जेन्युइन बता रही हूँ, मैं नाज़रीन के साथ भी शेयर कर रही हूँ। और उसने मुझे एक अखबार में रोटी लपेट ली। रोटी मैंने ख़रीदी 10 रुपये की। और जब मैंने वो अखबार इत्तेफाक से, क्योंकि अखबार में है तो हम लोग, हमारा मीडिया से ताल्लुक़ है तो हम ऐसी चीज़ें पकड़ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उस पर किसी अखबार में जो है एक छोटा सा पोर्शन था जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने एक बयान दिया हुआ था कि अगर 8 रुपये से 6 रुपये से रोटी ऊपर बिक रही होगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। आप समझ तो गए होंगे चीज़ों को। कैसे देख रहे हैं आप ये जो डायरेक्शन जो है? देखें, बड़े चैलेंजिंग और बड़े डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि आवाम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हुकूमत कहती है कि आटे की ये कीमत होगी तो इट शुड बी मीन बिज़नेस, और फिर हमें उसको इंश्योर करना चाहिए। हुकूमत की रेट इससे बनती है। और अगर शुगर की प्राइस ये होगी, लेकिन बदकिस्मती से पिछले दिनों से कुछ ऐसे क्राइसिस आए हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी कोशिश की है उन माफियाज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के भी, लेकिन अभी तक चीज़ें जो हैं, मेरा ख़्याल है वी नीड टू मेक अ लॉट ऑफ मोर एफर्ट्स टू इंश्योर कि हम स्टेबिलिटी जो है इन चीज़ों में लेके आ सकें, जहाँ पर गंदम का कभी बहरान ना हो, शुगर का बहरान ना हो। और हमारे जो अवाम हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, महंगाई होती है तो उन पर असरअंदाज होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दूसरा मैं तो ये भी समझता हूँ कि ये जो है सेहत के असूलों के जिस तरीके से हम अखबारात में चीज़ों को अपने लपेट के फोल्ड करके देते हैं, वो स्याही जो है वो तो आप हाथ में पकड़ें तो आपके हाथों में लग जाती है, अखबारों की स्याही है, तो उससे आपको देख लें कि हाइजीनिक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी है, हमने अपने आप को तब्दील करना है। तो इंशाल्लाह इमरान खान की विज़न तो है कि हमने चीज़ों को कंट्रोल करना है, लेकिन डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। सर विज़न की आपने बात की, मैं विज़न पे भी एक सवाल है, लेकिन मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी। जब पहले गवर्नर थे चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और अब जब गवर्नर हैं, कोई डिफरेंस है? मेरे ख्याल से डिफरेंस तो कोई नहीं इनका। इनकी यही कोशिश है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर लूँ। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, और जैसे उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग तो बाहर रहे, जो बाहर लोग रहते हैं उन्होंने साथ साथ पढ़ना भी होता है। इवन मैन भी बिकम फ्रेंडली, उन्होंने रिसर्च वर्क करना, उन्होंने साथ साथ पढ़ना भी है। और यहाँ पर उसकी कमी लगती है, जो भी उनको वो उहदा मिला उस हिसाब से चलना है। तो मेरे ख्याल से ये साफ होना चाहिए। और सरवर साहब अच्छा नहीं लगता जब मैं कोई हुकूमत की बात करूँ या पॉलिटिकल बात करूँ, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री दैट जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में आना तो उनको यूनिवर्सिटीज़ में दूसरी जगह पे उनको सिखाना चाहिए व्हाट इज़ पॉलिटिक्स।
कि आप लोगों ने मुल्क के लिए काम करना है, इट्स नॉट फॉर योर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, पर लोगों के लिए आपने काम करना है। उनको शुरू से ये बताना चाहिए, सीखना चाहिए। और जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनको चाहिए इन्होंने अपने साथ कुछ बच्चों को साथ रखे जो उनको शादी करें, ताकि वो इनसे कुछ सीख लें। अगर वो सीखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने आगे जाके पॉलिटिक्स में करना है। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ कि अब अगर किसी को कोई पोजीशन मिल जाता है, बहुत दिनों तक वो वही चाय कॉफ़ी पार्टी चीज़ें, ये आपने लोगों के लिए काम करना तो ये शुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। और दूसरा चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे मुल्क में, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इतने पैसे इस जगह को दिए या झंडे के लिए खर्चे में लगाए, लगे या नहीं लगे, जितनी देर तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा फिर हमारे मुल्क में चीज़ें सही नहीं होगी। तो हमें तो आदि है उस जगह के रहने की, और चेक एंड बैलेंस मुश्किल हुई जब शुरू में आए वापस? आई थी मुझे ना, दूसरा सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता था वो मुझे यहाँ की बहनों के लिए बड़ी मेरी फीलिंग्स होती थी, मैं परेशान भी रहती थी, अपसेट भी होती थी, क्योंकि हमारी बहनें उनके पास टैलेंट भी है, काम करना भी चाहती है, उनके पास बार दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, क्योंकि कुछ काम भी वैल्यूज होती है, जैसे बच्चियों ने काम नहीं करना, हमारी बेटी औरतों ने काम नहीं करना। तो अगर एक काम कर रही है तो दूसरे हालात बदल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हर बहन को, हर बच्ची को पता होता है कि मैंने अपनी इज्जत को कैसे लेकर चलना, किस दायरे के अंदर रहकर मैंने काम करना। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती है तो उनको वो अपॉर्चुनिटी यूज़ करनी चाहिए, उसको का मौका मिलना चाहिए, जो उसकी अपनी यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने हुनरगाह को शुरू किया था। और हुनरगाह को जब मैंने शुरू किया रूरल एरिया से, तो मुझे लगता था जो वहाँ के लोग होंगे, जो भाई होंगे, वो नवाज हो गए। तो बाद में मैंने देखा वो जो भाई थे वो ऑर्डर्स भी लेके आते थे उन बहनों के लिए, वो बेचते भी थे, जो हमारी जो औरतें आती हैं उन्हें काम भी कर रही चीज़ के लिए। एंड थ्रू हुनरगाह वी ट्रेन 20,000 वुमेन, एंड दैट शोज़ कि अगर एक औरत को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो सीख जाती है, फिर अपना घर का काम शुरू कर देती है। बहुत सारी बच्चियों ने अपनी स्मॉल बिजनेस शुरू कर ली, बहुत सारी बच्चियों ने जॉब्स ले लिए, उनके साथ साथ वो अपनी पढ़ाई के लिए वो पैसे भी लगा रही है। तो मेरे ख्याल से वो हमें देखना चाहिए, उन रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सेम अगर हम जॉब के हवाले से देख लें, रूरल जगह पे जब हम जाते हैं, इतवार वाले दिन मैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इनॉग्रेशन करने गई थी, चक नंबर 691 गाबी टूबटेक जो एरिया था। तो वहाँ जितने भी लोग थे, जो भाई थे, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में कोई ऐसा घर नहीं जिनको हेपेटाइटिस नहीं है। तो दीज आर द एरिया से वी नीड टू रीच आउट टू, हमें काम करने की जरूरत काम करने की ज़रूरत है। जब मैं देखती हूँ जो पॉलिटिशियन, वही पॉलिटिशियन रात को टीवी पे बैठे होते हैं, वही बहस कर रहे होते हैं, हर रोज़ वही बहस कर रहे हैं। वी नीड टू गेट टू दोज पीपल हु नीड अस द मोस्ट। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि पानी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है अब। हमने पिछले दिनों देखा है कि कंपनीज़, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं पानी पर। पानी अब ज़रूरत हो गई ना ज़िंदगी, साफ़ पानी, क्योंकि पहले किसी और तरह का पानी पीते थे, नलकों से पी लिया, फिल्ट्रेशन लगा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब तो कैंड और बॉटल्ड और ये सब कुछ सिस्टम आ गया। 1 पैसा पानी की बोतल का, और वैसे वो बाज़ार में 100 रुपये की बिक रही है। आप समझते हैं कि पानी वाक़तन अब इस पे पाकिस्तान में बहुत सीरियसनेस के साथ काम होना चाहिए, क्योंकि हमारी तो आधी से ज़्यादा आबादी को ये मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल वाटर और डेली यूज़ का पानी और पानी का। पानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो प्लांटेशन के लिए पानी है, चाहे वो फसलें उगाने के लिए पानी है। तो पानी का जो रिज़ोर्स है, पहली तो बात है हमने संभाला नहीं उसको। जितना पानी ज़ाय होता है दरियाओं से समुंदर में, उसको किसी ने नहीं रोका। अगर हम जगह जगह पे, इवन जो रिवर बैंक्स हैं हमारे, अगर उसके साइड पे हम अगर बड़े बड़े फ़िश फार्म भी बना लेते तो एक तो पानी भी आता, मछली भी आती, रूरल एरिया भी आबाद हो जाता। तो बदकिस्मती से कोई स्ट्रेटजी जो है वो नहीं बनी कि इस मुल्क को आगे किस तरह लेके जाना है। पानी मेरा पैशन है और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, दुख होता है, मैं परेशान होता हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी, और हमने इलेक्शन में आने से पहले लोगों से वादा किया था अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम पूरे पंजाब में लोगों को पीने का साफ़ पानी देंगे। फिर मैं गवर्नर बना तो मैंने कहा कि ये मैं पानी ज़िम्मेदारी के साथ लोगों को दूंगा।
लेकिन बदकिस्मती से ये रेड टेप जो है उसकी वजह से 1 साल हमारा सिर्फ आब पाक अथॉरिटी बनाने में लग गया। उसके बाद फिर सुर्ख फीता की फ़ाइलें नज़र, एक फ़ाइल दूसरे से, तो अंदाज़ा कर लें कि अगर गवर्नर को जो आब पाक अथॉरिटी के इशू को लाने के लिए ऑनलाइन ऑन ग्राउंड 2 साल लगे हैं, तो अगर आम आदमी का कोई इशू होगा तो उसके साथ क्या ये लोग सलूक करते होंगे। तो अब माशाल्लाह हमारा PC1 बन गया है। हमने तकरीबन 550 अरब रुपए के मंसूबे तमाम पंजाब में इंशाल्लाह अब स्टाफ की रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है, इसमें टाइम ज़रूर लगा है, लेकिन जिस तरीके से मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये रेस्क्यू 1112 बनाने में, इसको ट्रेनिंग में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उसमें मैंने बहुत एक अहम रोल अदा किया था और आज हम उस इंस्टीट्यूशन पे फ़ख्र कर सकते हैं। इस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन मेरे कहने पे जब मैं दुआ गवर्नर था बनाया गया था, तो माशाल्लाह वो भी लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ़ दे रहा है। और तीसरा मेरा ख्वाब है, और इंशाल्लाह अगले 3-4 महीनों में लोग विजिबल फ़र्क जो है महसूस करना शुरू होंगे। इसकी फाउंडेशन ले कर दी है, स्टाफ बेहतरीन रखेंगे और इंशाल्लाह हम लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो पंजाब में देंगे। ये बहुत बड़ा विज़न है। एक विज़न ये है जो अभी आपने डिस्कस किया, आपने बताया कि आप क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या प्लान्स हैं आपके लिस्ट में। एक विज़न इमरान खान साहब का भी है, और आपने जब ये पार्टी ज्वाइन की होगी, यकीनन आपने विज़न के ऊपर पार्टी ज्वाइन की होगी, क्योंकि आपने जिस तरह फलाह की बात की, काम करना है, जिस तरह मैडम ने भी बताया है। तो आपको लगता है कि अभी भी वो चीज़ जो है वो एक ही सिमेट्री में जा रही है, सिमेट्रिकल है, या उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंज? देखिए, मैं अर्ज़ करूं जी कि चूँकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, मुल्क दिवालिया होने का ख़तरा था, मुल्क में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था, तो वहाँ पर और हर लेवल पे करप्शन के इश्यूज़ थे, तो वहाँ पर तो काफ़ी हमें कामयाबियाँ हुई हैं। लेकिन जहाँ तक लोगों के डे टू डे इश्यूज़ हैं, थानेदार के साथ इश्यूज़ हैं, पुलिस के साथ इश्यूज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ शुरू हैं, तो वहाँ पर अभी तक हम सही रिफॉर्म्स, जिसको हम ये कह सकें कि वी आर प्राउड ऑफ दिस, जिस तरीके से आई एम क्वाइट राइटली कैन से आई एम प्राउड ऑफ माई रेस्क्यू 1112 कि गरीब हो, अमीर हो, ताकतवर हो, कमज़ोर हो, फ़ोन करे 5 मिनट में, 4 मिनट में वहाँ पहुँचती है। तो आई विश कि इंशाल्लाह हमारे IG साहब भी मेहनत कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की विजन है कि हमने इंशाल्लाह जो है मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ लेके आना है, पुलिस रिफॉर्म लेनी है, और थानों में जिस तरीके से जुल्म लोगों के साथ होता है, इंसाफ नहीं मिलता, तो इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह बिल्कुल, और अल्लाह जो है वो ज़ाहिर बात है, फिर आपका काम करना है, बाकी तो अल्लाह ने करना है। साहब, आपने बुक्स लिखी हैं, आपको लिखने का भी यकीनन शौक़ है, पढ़ने का शौक़ है, कभी हेल्प आउट किया आपने? कभी कोई डिस्कशन हो जाती लाइटर मोड पे चाय पीते हुए, यार ये इशू है, इसको कैसे देखती हैं आप? कभी चौधरी साहब में आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, कुछ कभी कंट्रीब्यूट किया? नहीं, कोशिश तो इंसान करता है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू हियर द व्यूज़, तो दूसरा इंसान उसको जिस तरीके से समझे वो अलग बात होती है। तो जो अभी हम बात कर रहे थे पानी की, सर्वर फाउंडेशन इज़ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन पाकिस्तान। हमारे 2 मिलियन लोगों को डेली पानी पहुँचता, पानी जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अगर रेन वाटर होता है, वो हमें नहीं पता हमें कैसे सेव करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इतनी धूप होती है, हमें ये नहीं पता कि हमें सोलर सिस्टम अगर हमारे मुल्क में आ जाता है तो कितने लोगों को फ़ायदा हो जाता है। ये दूसरे मुल्कों में इतनी सूरज होता है, इतनी धूप होती है, तो मुल्क दूसरे मुल्क बड़ी तरक्की कर लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारी लीडरशिप रही है, दूसरी रही है, देयर हैव बीन सेल्फ इंटरेस्ट मोर दैन द इंटरेस्ट ऑफ द ओन कंट्री। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली, अल्लाह करे हो जाएं, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस बात पे इसलिए मुझे थोड़ा सा टची होना पड़ता है और मुझे गुस्सा भी चढ़ता है कि जब मैं रूरल एरियाज़ में जाती हूँ, जब मैं वहाँ जाके देखती हूँ लोगों के पास बिजली नहीं है, लोग जो हमारी बहनें वो माइल बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं है, बहुत दूर तक वो जाती, सिर्फ घड़ा उठा के उन्होंने पानी लेके आना है। वो घर के अंदर उनको 2 घंटे के लिए पानी मिलता है, दे डोंट हैव एनी इलेक्ट्रिक, फिजिकली ना उनको पंखा वो लगा सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक नीड्स। तो हम उन लोगों को देख लेते हैं जो शहरों में रहते हैं या दूसरे घरों में रहते हैं। वी नीड टू रीच आउट टू दोज पीपल जिनको दे आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दे आर अ पार्ट ऑफ द
दिस कंट्री, तो उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 200 रुपए की दवाई मेडिसिन नहीं ले सकते। जब हम हेल्थ कैंप से जाते हैं, आप यकीन करें स्टमक वर्म्स लोगों को इतना फैल गया है, और मेरे ख्याल से 20 रुपीज़ की वो मेडिसिन है, और लोगों को पता भी नहीं होता समटाइम्स। नहीं लोगों को पता होता है, बट दे कांट अफोर्ड इट। एग्जैक्टली, तो उन लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए, बजाय इसके भी हम हर वक्त ऑपोजिशन और गवर्नमेंट। लेकिन इसके लिए तो हम टेली मेडिसिन की तरफ भी देख रहे हैं अब, क्योंकि अभी जितना वास्ट लेवल पे जाएगा उतना लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। नहीं, जब लोगों की बात आती है मेरे ख्याल से इस वक्त सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, और लोगों की जब बात आती है वी शुड थिंक ऑफ सेविंग पीपल्स लाइफ, वी शुड पुट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ईद का मौका है और हमारे मुल्क में तब्दीली चल रही है। तब्दीली को 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह, और चूँकि अब कोविड भी है, ईद भी है, ईद का मौका भी है और फिर तब्दीली भी है, तो एक मैसेज है कैसा जो लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हम लोग अभी भी तब्दीली की तरफ देख रहे हैं। कहीं पर शायद तब्दीली आई भी है, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस लोगों ने लगा रखी थी उस 126 दिन के बिल्कुल, दरमियान मैं ये बात दुरुस्त है कि लोगों को बहुत सारी हम पे एक्सपेक्टेशंस हैं, और मैं समझता हूँ कि अभी भी उनको हमसे होप्स हैं। तो इसलिए हम तो डबल एफ़र्ट्स कर रहे हैं, ट्रिपल एफ़र्ट्स कर रहे हैं कि लोगों की जो तवक्कात हैं उन पे पूरा उतरें, और लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, कम से कम हमको हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, कि हम एक ऐसा मुल्क इस मुल्क को बनाएं जिसमें गरीब लोग भी जो है वो अपनी पेट भर कर खाना खा सकें, और वो अपनी औलाद की खुशियाँ जो हैं जिस तरीके से अमीर लोग पूरी करते हैं वो भी कर सकें। तो इंशाल्लाह ये एक स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल जारी रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि लोग जो हैं वो जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से उम्मीदें बांधे हुए हैं वो कायम भी रहें, क्योंकि काम बड़ा होगा ज़रूरी तो है, क्योंकि जब होप नहीं रहती तो फिर बहुत मुश्किल हालात होते हैं। ईद का मौका है, एक पैगाम जो आप आम लोगों को देना चाहती हूँ जो हौसला हार चुके हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि हमने पुरअमन तरीके से ईद मनानी है और पुरुमीद मनानी है ईद, क्योंकि ये मीठी ईद है, मीठी गुजार चुके हैं, अब ये मीठी ईद है, तो हमने गोश्त भी हमने बांटना है, लोगों में खुशियाँ बांटनी है और दिल खोल कर खैरात भी करनी है। तो कोई एक पैगाम आम लोगों के लिए? मेरे ख्याल से कोविड के दरमियान हम लोगों ने ये तो सीखा भी, इंसान चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जब कोई मुसीबत आती है वी ऑल हैव टू सफ़र है, वी ऑल हैव टू फाइट इट टुगेदर। तो मेरे ख्याल से अभी तो ये शुक्र इंसान को करना चाहिए वी आर लाइफ, और हमारे लोग अच्छे हैं, हमारी फैमिली ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से मिलजुल के हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा होगा। जी, मेरा तो मैसेज तमाम पाकिस्तानियों को यही है कि कोविड-19 के दौरान मैंने लोगों की जनरसिटी देखी, मैंने लोगों का दिल देखा, और जिस तरीके से लोगों ने हमें मेडिकल इक्विपमेंट में, मेडिसिन में, सैनिटाइज़र में, अपना पीपीज़ में, वेंटिलेटर तक, जिस तरीके से हमारे एनजीओज़ ने माशाल्लाह 13 लाख फैमिलीज़ को, जो मुस्तक फैमिली थी, वहाँ पर जो है राशन जो है 1 महीने का राशन वहाँ पर पहुँचाया, और तकरीबन 550 करोड़ रुपए की चैरिटी जो है, जो गुड वर्क है, वो गवर्नर हाउस और हमारे साथ जो पीडीएन की जमातें हैं, हमने इकट्ठे मिलकर काम किया है। तो हाँ, ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क से हमारा मुस्तकबिल है। आइए हम सब मिलकर इस मुल्क को वो मुल्क बनाने की कोशिश करें जिसका ख्वाब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था। ठीक, और बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, मैडम ने वक्त दिया, और हमने देखा है कि जिस तरीके से हमने सुन रखा था कि सादगी के साथ गवर्नर हाउस में ईद जो है वो मनाई जाती है, और हम यकीनी तौर पे उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना भी चाहिए, और वो आपने बताया भी है, दिखाया भी, बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं। और 24 स्पेशल की टीम को इनवाइट करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जाते हुए मैं भी एक पैगाम देना चाहूँगी अपनी टीम की तरफ से कि देखिए, ये ईद जो है ना, ये सादगी का नाम है, और हमने ये ईद पुरुमीद बनानी है। बड़ी ईद है, बकरा ईद है, हम गोश्त खाते हैं, हमने गोश्त खाते हुए उन लोगों को याद ज़रूर रखना है जो ये नहीं खाते हैं, पूरा साल जो है वो इस चीज़ का वेट करते हैं। तो हमने बांटना है, वहाँ पर खुशियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं जहाँ पर हम शेयरिंग करके, बांट के चीज़ को जो है वो एंजॉय करते हैं, खाते हैं, और यही हमने करना है। कोविड-19 है, कोविड-19 में हमने मोहब्बत और उम्मीद बांटनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये ईद आपकी खैर आफियत से गुजरेगी और हम इसके बाद कोरोना को शिकस्त देने के लिए मज़ीद तैयार हो जाएंगे। फरवा वहीद को और 24 स्पेशल की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।